गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं परासरण, ऑस्मोसिस। परासरण को समझने से पहले हम समझेंगे कि विसरण क्या होता है। विसरण को समझने के लिए बच्चों एक पात्र बनाया है। इस पात्र में दो विलयन हैं, विलयन 1 और विलयन 2, और इनको एक साधारण सी झिल्ली से पृथक किया है। साधारण सी झिल्ली एक ऐसी झिल्ली है जिसमें जो छेद हैं छोटे छोटे, उन छेद की साइज़ ऐसी है कि विलय और विलायक दोनों के कण जो हैं एक साइड से दूसरी तरफ जा सकते हैं। तो ये जो विलयन 1 है इसकी सांद्रता है C1 एंड जो विलयन 2 है इसकी सांद्रता है C2। ठीक है, और हम ये कह रहे हैं कि जो C1 है ये ज़्यादा है C2 से, यानी कि विलयन 1 की जो सांद्रता है वह विलयन 2 की सांद्रता से ज़्यादा है। अब आप एक बात समझिए बच्चों कि केमिस्ट्री में जब हम कहते हैं कि किसी विलयन की सांद्रता ज़्यादा है, इसका मतलब होता है कि उस विलयन में विलय के कणों की मात्रा ज़्यादा है। यानी वो विलयन किससे बना हुआ है? विलय और विलायक, है ना। तो जिस विलयन की सांद्रता ज़्यादा है से तात्पर्य है कि उस विलयन में विलय के कणों की मात्रा अधिक है। यानी यहाँ पर विलय के कणों की मात्रा अधिक है और इसमें विलय के कणों की मात्रा कम है क्योंकि इसकी सांद्रता कम है। अच्छा, अगर हम देखें कि यहाँ पर अगर विलय के कण ज़्यादा हैं तो यहाँ पर विलय के कम है, लेकिन विलायक के तो कण यहाँ पर ज़्यादा है ना विलयन 2 में। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो विसरण है, विसरण एक ऐसा प्रक्रम है जिसमें उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से अणुओं का निम्न सांद्रता क्षेत्र की ओर गमन हो, उसे हम विसरण कहते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में उच्च सांद्रता से विलय के कण निम्न सांद्रता की तरफ जाएंगे, यानी यहाँ से विलय के कण इस विलयन में आएंगे विलयन 2 में, और चूंकि विलायक के कण यहाँ ज़्यादा है तो विलायक के कण भी यहाँ से यहाँ जाएंगे, यानी इस झिल्ली से दोनों कणों का आदान प्रदान होगा। लेकिन विसरण की एक परिभाषा में जिसमें हम कहते हैं कि अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन हो रहा है, तो हम ये कहेंगे कि यहाँ से जो विलय के कण हैं वह इस विलयन में जाएंगे। विसरण को हम ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे कमरे के किसी कोने में अगर आपने अगरबत्ती जलाई है, सुगंधित अगरबत्ती जलाई है, तो थोड़ी ही देर में उस अगरबत्ती की सुगंध पूरे कमरे में फैल जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि जिस कोने में आपने अगरबत्ती जलाई है वहाँ पर उस सुगंध के कणों की सांद्रता अधिक है और वहाँ से उन कणों का विसरण हो रहा है, यानी डिफ्यूज़न हो रहा है पूरे बाकी के कमरे में। तो यह प्रक्रिया विसरण कहलाती है। इसमें बीच में किसी भी तरह की कोई खास झिल्ली नहीं आती है, सिर्फ एक साधारण सी झिल्ली को रख के हमने समझा था, या झिल्ली नहीं भी होती है, ये झिल्ली होने न होने के बराबर है। अब हम परासरण को समझते हैं। परासरण में भी हमने दो विलयन लिए हैं एक पात्र में, यह है विलयन 1 और यह है विलयन 2। इसकी सांद्रता है C1 और इसकी सांद्रता है C2। विलयन 1 की जो सांद्रता है दैट इज़ C1 इज़ ग्रेटर देन C2, यानी ये वाला विलयन ज़्यादा सांद्र है और ये वाला कम सांद्र है। इसमें बीच में जो हमने झिल्ली रखी है, इस झिल्ली ये एक स्पेसिफिक विशिष्ट झिल्ली है जिसका नाम है अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम्य झिल्ली ये जो बहुत स्पेसिफिक होती है, मतलब हर किसी को अपने में से नहीं जाने देती, सिर्फ विलायक के कण ही इसमें से गुजर सकते हैं क्योंकि विलय के कणों का आकार बड़ा होता है और इस झिल्ली में जो छिद्र हैं वो बहुत सूक्ष्म होते हैं, अति सूक्ष्म छिद्र होते हैं। तो अर्धपारगम्य झिल्ली जिसे हम कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, शॉर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं SPM, है ना। तो इसमें अति सूक्ष्म छिद्रों का एक नेटवर्क होता है जिसमें से सिर्फ विलायक के कण ही गुजर सकते हैं। तो विलयन 1 में हम जानते हैं विलय के कणों की मात्रा अधिक है, जबकि विलयन 2 में विलायक के कणों की। तो अब परासरण की परिभाषा देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। अतः वह प्रक्रम जिसमें विलायक के अणु निम्न सांद्रता वाले विलयन से उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर गुजरते हैं परासरण कहलाता है। परासरण में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ अर्धपारगम्य झिल्ली शब्द आएगा ही आएगा और इसमें सिर्फ विलायक के कणों का ही मूवमेंट होगा। तो विलायक के कण कहाँ ज़्यादा है बच्चों? विलयन 2 में, जिसकी सांद्रता निम्न है। तो इसकी परिभाषा में हम ये कहते हैं कि विलायक के कणों का अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर गमन निम्न सांद्रता वाले विलयन से उच्च सांद्रता वाले विलयन की तरफ, तो इसे परासरण कहते हैं।
होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम आगे पढ़ रहे हैं बच्चों परासरण दाब। परासरण दाब को समझने के लिए हमने एक पात्र लिया है। इस पात्र में एक तरफ मैंने सिर्फ विलायक लिया है और एक तरफ विलयन लिया है। तो निश्चित है कि विलायक के कणों का गमन होगा यहाँ से यहाँ, है ना। तो जैसे ही विलायक के कणों का गमन होगा, ये वाला जो पिस्टन है ना P1, ये कहाँ आएगा, नीचे की तरफ आएगा। ये A से B की तरफ जाएगा, ये पिस्टन नीचे आ जाएगा। और जैसे ही ये कण यहाँ आएंगे तो ये वाला जो पिस्टन है वो D से C की तरफ जाएगा, यानी नीचे से ऐसे ऊपर जाएगा, है ना। अब इस प्रक्रिया को रोकने के लिए, परासरण की क्रिया को रोकने के लिए मैंने इस पिस्टन P2 के ऊपर बाहर से प्रेशर को अप्लाई किया है। मतलब बाहर से प्रेशर लगा रही हूँ मैं इस P2 के ऊपर, ताकि यहाँ से वापस जो विलायक के कण हैं वो इसके अंदर चले जाएं। और इतना प्रेशर इसके ऊपर अप्लाइड है कि यहाँ से विलायक के कण इसके अंदर नहीं आ सकें। तो ये जो दाब है जो इस परासरण की प्रक्रिया को रोक रहा है, इसे हम कहते हैं परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर। देखिए इसको हम कैसे परिभाषित करते हैं कि पिस्टन P2 पर लगाया गया बाह्य दाब जिससे विलायक के अणु विलयन में न आए तथा तल में साम्यावस्था स्थापित हो सके, परासरण दाब कहलाता है। बच्चों, परासरण दाब के कुछ नियम हैं। वॉन हॉफ ने गेस के नियमों को विलयन पर लागू किया था। हम जानते हैं कि गेस के नियम, बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, गैलोसेक का नियम, जो हमने 11वीं कक्षा में पढ़ा था, उन गेस के नियमों को वॉन हॉफ ने विलयन पर लागू किया और एक विलयन समीकरण व्युत्पन्न किया जो निम्नानुसार है। पहला, वॉन हॉफ बॉयल नियम। वॉन हॉफ बॉयल नियम क्या कहता है कि निश्चित तापमान पर विलयन का परासरण दाब पाई उसकी सांद्रता C के समानुपाती होता है। परासरण दाब को हमने पाई से रिप्रेजेंट किया है, तो परासरण दाब उसकी सांद्रता के समानुपाती होता है। तो सांद्रता बराबर होता है बच्चों 1/तनुता, यानी 1/V। तो C की जगह पर मैंने 1/V रखा, सो पाई समानुपाती 1/V। ये था वॉन हॉफ का बॉयल नियम, इसको मैंने समीकरण 1 नाम दिया। वॉन हॉफ दाब नियम क्या है? निश्चित सांद्रता तथा तनुता पर विलयन का परासरण दाब उसके परम दाब के समानुपाती होता है। जब हमने टेम्परेचर कांस्टेंट किया था तो परासरण दाब का सांद्रता के साथ संबंध बताया। जब हम परासरण दाब का तापमान के साथ संबंध बताना चाहते हैं तो हमने सांद्रता को स्थिर रखा है, यानी निश्चित सांद्रता तथा तनुता पर परासरण दाब उसके टेम्परेचर के समानुपाती होता है। यानी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो परासरण दाब भी बढ़ेगा। तो पाई समानुपाती, अभी ये समीकरण 1 और 2 दोनों को हमने मिला दिया, तो पाई समानुपाती T है और इन्वर्स प्रोपोर्शनल टू V, तो पाई समानुपाती T/V। सो पाई इज इक्वल टू, एक स्थिरांक आ गया है S T/V। चूँकि ये जो S स्थिरांक है यह विलयन स्थिरांक है और इसका आंकिक मान गेस स्थिरांक के बराबर होता है। अतः पाई बराबर S की जगह मैंने R लिखा, R T/V। पाई V को हम इसके साथ ले गए, पाई V इज इक्वल टू RT। अगर हमने विलयन के N मोल लिए हैं तो क्या हो जाएगा, पाई V बराबर nRT। ये समीकरण है परासरण दाब का, पाई V इज इक्वल टू nRT। परासरण दाब और विलय के अणुभार में संबंध बताने के लिए हम इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। पाई V इज इक्वल टू nRT। N क्या है, मोल्स, और मोल बराबर क्या होता है, पदार्थ की ग्रामों में मात्रा अपॉन अणुभार, WB/MB। तो N की जगह पर WB/MB रखा, सो पाई इज इक्वल टू WB/MB, VRT एज इट इज़। MB को बाहर निकाला, पाई नीचे आ जाएगा, तो MB बराबर WB/VRT। तो ये है परासरण दाब का इम्पोर्टेंट समीकरण है, इसको आप याद रखिएगा। इससे रिलेटेड सवाल कभी कभी पूछे जाते हैं बोर्ड में। बच्चों, परासरण दाब से रिलेटेड कुछ परिभाषाएं भी पूछी जाती हैं, तो आप देखिए कुछ क्या परिभाषाएं हैं। सबसे पहला है समपरासरी। समपरासरी का मतलब है कि अर्धपारगम्य झिल्ली से आपने जिन दो विलयनों को पृथक कर रखा है उन दोनों की सांद्रता समान है, अर्थात उन दोनों के परासरण दाब समान है। ऐसी परिस्थिति में अर्धपारगम्य झिल्ली से विलायक का प्रवाह नहीं होगा। ऐसे विलयनों को हम समपरासरी विलयन कहते हैं। अतिपरासरी विलयन क्या होता है कि दो भिन्न परासरण दाब वाले विलयनों में वह विलयन जिसका परासरण दाब उच्च हो तो विलयन के दूसरे
द्वितीय विलयन के सापेक्ष वह अति परासरी कहलाता है। इसका मतलब है कि आपने एक पात्र में जो 2 विलयन लिए हैं और उनको अर्धपारगम्य झिल्ली से पृथक किया, उन दोनों में से दोनों की जो परासरण दाब है वो अलग अलग है। तो अलग अलग है मीन्स एक का ज़्यादा होगा, एक का कम होगा। तो जिसका ज़्यादा है वो दूसरे वाले के सापेक्ष अति परासरी कहलाएगा। अल्प परासरी विलयन क्या होता है, इसमें भी देखिए कि 2 भिन्न परासरण दाब वाले विलयन लिए हैं, एक का परासरण दाब ज़्यादा होगा, एक का कम होगा। तो जो कम वाला विलयन है वह दूसरे के सापेक्ष क्या कहलाएगा, अल्प परासरी विलयन। तो ये बहुत ही सिंपल कुछ परिभाषाएं थी और ये पूछी जाती हैं बोर्ड की परीक्षा में बच्चों। तो कि आपको समझ में आ गया हो, इन्हें अच्छे से उतार लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। थैंक यू।